ठीक है गाइस, अपन ने शिफ्टिंग और डिमांड कब तक पढ़ लिया था। अब आगे का पढ़ते हैं। मैं मेरी पीडीएफ नंबर 3 निकालता हूँ मेरी नोट्स की। चलिए, ठीक है गाइस, मैं निकाले मेरी पीडीएफ नंबर 3। तो आप पढ़ने के लिए रेडी है? चलिए, जैसे कि अपन ने आपको पता ही है, पढ़ लिया था कहाँ तक, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर तक। अब आज अब पढ़ेंगे अपन रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा है देखिए। मीन्स व्हाई पीपल बाय मोर एट लो प्राइस। इसमें ये है कि जो लोग है, तो प्राइस कम होती है ना, तो वो ज्यादा क्यों खरीदते हैं। रेशनल ऑफ लो डिमांड मतलब ये है कि जब प्राइस कम होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसका फर्स्ट। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्क्राइब्स द चेंज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट व्हेन इट रिलेटिव प्राइस चेंजेस। इसका पहला इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे आप खरीदते हो ना, जब प्राइस कम होती है तो चीजें ज्यादा खरीदते हो, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और डिस्क्राइब करता है चेंज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट को। ठीक है, व्हेन इट्स रिलेटिव प्राइस चेंजेस। जैसे प्राइस डिमांड ऑफ अदर गुड्स डिक्रीज डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। ठीक है, जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। तो एक की प्राइस कम हो जाए, दूसरे की भी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, रेशनल के पीछे लॉजिक क्या है, लॉ ऑफ डिमांड ही है। और दूसरा क्या है, दूसरा है इनकम इफेक्ट। सेकंड है इनकम इफेक्ट। जो इंक्रीज इन डिमांड है ऑन अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन रियल इनकम इज नोन एज इनकम इफेक्ट। एक तो इनकम होती है, एक होती है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? ओ, एक तो होती है अपनी इनकम, एक होती है रियल इनकम। इन दोनों में मतलब क्या है? इनकम का मतलब क्या होता है? जो कमाते हैं, कमाते हैं वो होती है इनकम। रियल इनकम क्या होती है? जो खर्च करते हैं। रियल इनकम वो इनकम है जो अपन कमाते हैं, जो एक्चुअल में कमाते हैं ना अपन। जैसे 5,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 रुपये कमाते हैं, वो है इनकम। वो रियल इनकम होती है वो जो खर्च करते हैं किसी चीज को खरीदने में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रियल इनकम। ओके, जैसे प्राइस कम होने पर, रियल प्राइस कम होने पर और रियल इनकम के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते। थोड़ा बीच में लैग है तो एक बार एडजस्ट कर लेना। ठीक, आगे चलते। फिर अगला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल के अनुसार तो कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट, यस, of a commodity and therefore he will be willing to pay only less for each additional unit. आपको पता ही है, अपन किसी भी चीज का अगर लगातार कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक पिज्जा की स्लाइस खाते हैं, तो आप मान लो भूखे हो बहुत, ठीक है, और आपने एक पिज्जा की स्लाइस खाई और आपने पिज्जा हुआ यार मजा आ गया, फिर आप वापस आए, एक और खाई,
उससे थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना आपको, जो फर्स्ट पीस से मिलेगी सेटिस्फेक्शन वो दूसरे से कम मिलेगी। ऐसे आप लगातार करते जाओगे तो उससे आपकी डिमांड भी कम, आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, जिससे आप उसकी डिमांड कम करते जाओगे। ठीक है, अगला आता है एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर इन द मार्केट। मार्केट में नए कंज्यूमर आ गए। अगर मार्केट में नए कंज्यूमर आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, नए कंज्यूमर आएंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। हाँ यार, तो उसमें मेरे नोट्स में मैंने क्या लिखा है, वेयर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स मोर कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग। अगर कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो नए नए कंज्यूमर्स को खरीदेंगे, इट बिकॉज सम ऑफ दोज कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट अर्लियर may not be able to price able to है। ठीक है, जब नए कंज्यूमर आते हैं ना उससे भी डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस कम होता है, तो इसमें यही है। अगर आपको भी मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। अगला आता है डिफरेंट यूजेस कंज्यूमर्स। डिफरेंट यूज होते हैं हर चीज के, कई कई चीजें, जैसे दूध है, दूध से दही बना लेंगे, पनीर बना सकते हैं, और भी वगैरह वगैरह यूज है। जैसे many commodities have multiple uses when the price of such commodity are high। किसी एक कमोडिटी की प्राइस हाई होती है, दे विल बी पुट टू लिमिटेड यूज ओनली। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल दे विल पुट मोर नंबर ऑफ यूजेस एंड देयरफॉर देयर डिमांड विल इंक्रीज। यस, आपको आप ये बताओ, आप दूध है, दूध पहले आता था 35 रुपए का, 35 रुपए किलो आता था, अब दूध की प्राइस हो रही 50 रुपए किलो। तो दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें है ना, उन दूध से चीजें उनकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि उसको लिमिटेड यूज पर ही रख रही है। अब जैसे दूध की डिमांड कम हो जाएगी तो दूध से बनने वाली चीजें की डिमांड और बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला आ जाओ, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब अपन ने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, अपन जो पढ़ा ना वो अब मैं लिख भी देता हूँ। देखो, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्यों होता है ये, क्यों होता है, इसी को बोलते हैं रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये क्यों होता है, इसके रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेकंड होता है इनकम इफेक्ट, थर्ड होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप आगे पढ़ोगे थ्योरी ऑफ यूटिलिटी कंज्यूमर वाले में, थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है अपना एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर्स और मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटीज। ये मेजर 5 रीजन है जिसके कारण प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। ठीक है, ये कर लिया। आप अपन पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शंस। आपको पता है जैसे एक्सेप्शन तो होते ही है, तो इसके भी एक्सेप्शन है। क्या ऐसे एक्सेप्शन, देखो इसके एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन कौन कौन से है। सबसे पहले है कॉन्स्पिशियस गुड, सबसे पहले कौन सा गुड है, कॉन्स्पिशियस गुड्स। सेकंड है गिवन गुड्स, थर्ड है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज,
फोर्थ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, फिफ्थ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर और डिमांड फॉर नेसेसरी और स्पेकुलेटिव गुड्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन इनके बारे में, ठीक है। देखो, जो कॉन्स्पिशियस गुड्स है ना, उनको बोलते हैं बेबलियन गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स को बोलते हैं बेबलियन गुड्स, ठीक है। मतलब जिनकी प्राइस ज्यादा होगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। Goods are also called Babylon goods, means when the price are increases, the demand is also increases. अगला आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स को इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। जब प्राइस कम होएगी ना, जब प्राइस कम होएगी, जब कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, मतलब कम कम होएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये इंफीरियर टू सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। अगला आता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, मतलब ऐसी चीजें जो नेसेसरी है, जैसे घर के अंदर फ्रिज होना, एज लग्जरी आइटम हो भी, पर नेसेसिटीज में आता है वो। प्राइस कितना ही बढ़ जाए पर अपन लेंगे, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। अब मुझे पता है यार, अभी बाजार में जो प्याज है उसके भाव चल रहे 80 रुपए किलो, ठीक है। अगर फ्यूचर में उसके प्राइस 60 होने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में उसके प्राइस 60 होने वाले हैं, तो आज मैं नहीं खरीदूंगा उसको, तो प्रेजेंट में डिमांड गिराती मैंने उसकी। तो मुझे ये पता है, अगर फ्यूचर में उसके प्राइस हो रहे हैं 120 रुपए किलो, तो मैं आज उसका स्टॉक रख लूँ, तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अगला आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इरेशनल बिहेवियर। अगर किसी चीज के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, तो भी ये एक्सेप्शन है। फिर अगला आता है डिमांड फॉर नेसेसरीज। नेसेसरी तो कोई भी हो, उसकी डिमांड तो इनफाइनाइट रहती है हमेशा। अगला था स्पेकुलेटिव गुड्स, मतलब स्टॉक वगैरह इसमें आते हैं। जब प्राइस बढ़ती तो ही बेचते हैं ना लोग उसको, काम में तो क्या बेचेंगे। अगली बात करते हैं अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है। इलास्टिसिटी, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, चेंज इन प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में पढ़ थोड़ा बहुत आ जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको पता है डिमांड तो फ्लेक्सिबल है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड चेंजेस इन फैक्टर्स, ठीक है। तो इलास्टिसिटी डिमांड है वो डिफाइन की गई एक रिस्पॉन्सिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो चेंज इन फैक्टर के कारण डिमांड में क्या चेंज आया उसको इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन वन ऑफ द फैक्टर और में डिमांड डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड है, ठीक है। डिफरेंट मेजर ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट फैक्टर्स। देखो, इलास्टिसिटी को मेजर करने के कितने फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस। प्राइस से कारण अगर डिमांड में कितना चेंज है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर आता है दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज होने के कारण डिमांड में क्या चेंज आया उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, एक रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने के कारण मेरी डिमांड में क्या चेंज आया उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसके कारण मेरी डिमांड में क्या चेंज आया उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। इट इज टू बी नोटेड दैट elasticity of demand means price elasticity of commodity unless and until otherwise। इलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी। एक बार साफ कर देते कोड। अभी अपन आगे वो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके लिए चाहिए ना अपन को। पहला पहला था मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी,
प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड कितने हैं? फर्स्ट है परसेंटेज चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है। सेकंड है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। थर्ड है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ऑफ ग्राफ्स, और लास्ट है टोटल आउटले मेथड, ठीक है। हाँ, जो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आता है परसेंटेज चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक। इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको इजी वे में बताते हैं। सबसे पहले बात आती है अपने पास प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब प्रोपोर्शनल मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला भी है, क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ये इसका शॉर्ट है और ये इसका लॉन्ग फॉर्मूला है। बात एक, ये दोनों से आंसर सेम ही आता है हमेशा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है वो देखता हूँ मैं नोट्स में इसके रिलेटेड। नहीं यार क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, फिर इस हिसाब से रिवीजन क्लास में क्वेश्चन वगैरह बड़ी क्लास हो जाएगी। आपको पता है चैप्टर वैसे बड़ा है तो जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वेयर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, पी का मतलब है स्टैंड ऑफ प्राइस, तो ये ईपी है ना, ईपी इसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी, आपको पता ही है। क्यू का मतलब है ओरिजिनल क्वांटिटी, पी का मतलब है ये इस क्यू का मतलब है, इस क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, इसका मतलब है पुरानी प्राइस, ठीक है। और इसका मतलब डेल्टा मतलब चेंज। चल आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ, इतना कर लीजिए। देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। जब प्राइस 10 था तब डिमांड 200 की आती थी, ठीक है। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होके आ गई 150 पे, ठीक है। अब इसकी प्राइस कैसे निकालोगे, आ जाओ इसमें आओ, डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 200 से 150 पे आ गई, कितना का चेंज आया, 50 का। प्राइस में कितना का चेंज आया, 10 का। पुराना प्राइस कितना है, 10, पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 20, हो गया। 10 से ये 10 ऐसे कैंसिल कर दो, अब हो गया 50 डिवाइड बाई 20, इससे ये कैंसिल कर दो, ये आ गई 2.5, कितनी प्राइस आई, 2.5, ठीक है। देखो एक नेगेटिव साइन ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डिमांड, जो नेगेटिव साइन आता है देखो 150 से 200, इसमें साइन का इतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ठीक है, ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड है यूज्ड व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगला इलस्ट्रेशन दे ही रखा था इसमें पहले से, कोई बात नहीं, अपन ने कर लिया सॉल्व। बहुत इलस्ट्रेशन दे रखी है, मैंने बहुत इलस्ट्रेशन डाल रखी है, करने क्या आपको, एक सॉल्व करोगे, करोगे सॉल्व, चलो तो आई जाओ, इतना कर लिया तो एक कर ही लेते वो। क्या है, illustration है, the quantity demanded by a consumer at a price 9 per unit is 800, जब प्राइस थी 9 तो क्वांटिटी थी 800, ठीक है। इफ इट्स प्राइस फॉल बाय 25%, इसके प्राइस कितने से कम हुई, 25 से, एंड क्वांटिटी डिमांडेड रेजेस बाय 160, ये हो गई
160, ठीक है 160 से, ठीक है 160, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द प्राइस एज डिमांड, प्राइस ऐसे मुझे पता है 9 पर यूनिट का दे रखा है, ओके। कोई बड़ी बात नहीं यार इसमें, ये है 10, ठीक है। कितने का चेंज आया, ये आ गया अपना 40 का, ये आके पुरानी इसमें आया 1, इंटू में आ गया अपने पास पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। मैं मेरा वो लेके आता हूँ कैलकुलेटर, ये काम करते मोबाइल में कर लेते, एलसी ये रहा। हाँ भाई कितना है, 40 इंटू 9 डिवाइड बाई 800, ये आएगा अपने पास 0.45, 0.45, ओके गॉट इट, ओके। आओ अगर चलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी के ऊपर। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड का, डिमांड करके एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, फॉर्मूला याद करना, मेथड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, पूछते हैं एग्जाम में। यूज क्या है इसका, चेंज इन प्राइस, वेर इज बहुत कम प्राइस चेंज होता है ना, उस टाइम इसका यूज करते हैं। फिर आता है मेथड ऑफ ग्राफ, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है। फिर आती है आर्क इलास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आर्क इलास्टिसिटी क्या है, इसमें आर्क कुछ नहीं यार, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P1 प्लस P2 माइनस P2 माइनस P1, और क्या, ये फॉर्मूला, लप सारा फॉर्मूला, ये क्या है यार, बहुत आसान है यार, ठीक है। ये फॉर्मूला ये तब ये यूज करे जब लार्ज चेंज होता है ना प्राइस और क्वांटिटी में, उस टाइम इसका यूज किया जाता है। अगले आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कराएगा इसका, एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने मेरे नोट्स में, P1 दे रखा है अपन को 500, P2 दे रखा है 400, Q1 दे रखा है 100 और Q2 दे रखा है 150। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रखते जाओ, Q2 माइनस Q1, Q2 है 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 150 प्लस 100 इंटू 400 प्लस 500 500 माइनस 400, ऊपर आ गया 50 अपॉन 250 इंटू में आ गया 900 डिवाइड बाई 100, नहीं बना, ये बनाना। अब 2 जीरो गए ऊपर वाले, इससे ये काट दो, यह है अपने पास 9 डिवाइड बाई 5, जो कितना होता है 5 पंजा 5, 1.8 आ रहा है इसका आंसर 9 डिवाइड बाई 5 का।
1.8 आएगा भाई। ठीक है, आर क्लास सिस्टम भी सॉल्व कर लिए अपन। जल्दी जल्दी करो भाई, डिमांड सप्लाई और बस रहा है। अगला था टोटल आउटले मेथड। इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर आउटले ऑफ हाउसहोल्ड। एक्सपेंडिचर में चेंज करने के कारण डिमांड में क्या चेंज आया, उसमें टोटल आउटले मेथड वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी है ना, वो लेस देन 1 है, ठीक है, तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव इन सेम डायरेक्शन। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वो लेस देन 1 है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक बोलते हैं इसको। E इक्वल 1, टोटल एक्सपेंडिचर डिमांड अनचेंज्ड है। ठीक है, तो प्राइस चेंज है ना, प्राइस इंक्रीज एंड टोटल रेवेन्यू अनचेंज्ड, प्राइस डिक्रीज अनचेंज्ड। यार आसान ही, यार कुछ है नहीं इसमें से। डिमांड नोन एज इलास्टिक। ठीक है, ग्रेटर देन 1 में क्या होएगा, प्राइस और एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। यार एक देखो, सिंपल सा बता रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे कैसे याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे आएगा टोटल आउटले मेथड। सुनो, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, आपके हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इन इलास्टिक। प्राइस इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यूनिट इलास्टिक। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, मोर इलास्टिक। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, हो गया काम, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको नोट कर लो बस, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ये देखना है, खत्म। अब आता है अपने कुछ, वो है अपने क्या है, क्या अपने वो एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ द डिमांड फॉर ए गुड इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। सुन लो, डिमांड फॉर गुड इज इनइलास्टिक आ क्या है, ये रहा इनइलास्टिक वाला केस। प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर इंक्रीज। ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन है रिमेन द सेम, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज, और डी एनी ऑफ दीज। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना जल्दी से, इसका आंसर बी होगा। क्या आता है, क्या आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, वो फ्लैटर स्टीपर ये होता है ना, आपको बता देता हूँ मैं किस हिसाब से होते हैं, डिमांड कर किस हिसाब से क्या बदलते हैं। अगर इलास्टिसिटी है ना इक्वल टू 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 है, तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक, या लेस इलास्टिक।
इलास्टिसिटी अगर 0 है उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। फिर आता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक, और इलास्टिसिटी इनफिनिट है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इसको नोट कर लेना। अब इस कारण क्या होगा, ठीक है, अगर इलास्टिसिटी 0 है, ठीक है, इलास्टिसिटी 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। वट जो वो अपना डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है, इसमें जो डी है वो वर्टिकल होगा टू वाई एक्सिस। वर्टिकल बोलते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, ओके। फिर आता है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 है ना यहाँ पे, इसमें करेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर यूनिट इलास्टिक है तो क्या होगा, हाइपरबोला। डिमांड कर होगा हाइपरबोला, 1 है तो हाइपरबोला, ठीक है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, स्टीपर, लेस देन 1 स्टीपर भाई, ठीक है। फिर बचा कौन सा, ग्रेटर देन 1, इसमें होगा फ्लैटर, इसमें फ्लैटर, और लास्ट में आएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपका हो गया, चलो जल्दी जल्दी आगे चलो। चलो ये भी अपना पूरा हो चुका है। एक एमसीक्यू है वो देख लो। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप द प्राइस लेस टू डिमांड फॉर ए गुड लो। ऐसे कौन से फैक्टर है जो जनरली प्राइस लेस टू डिमांड को कम रखते हैं। वैरायटी यूज ऑफ फॉर दैट गुड, वेरी लो प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड, हाई प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन इट। इसका आंसर आएगा क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स को पढ़ा लेता हूँ आपको, प्राइस सब्स्टिट्यूट डिमांड के नोट्स में है। पहला था अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट के कारण, गुड्स हैविंग क्लोज एंड मोर सब्स्टिट्यूट, मोर इलास्टिक, लेस में गुड्स हैव फ्यू सब्स्टिट्यूट। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो डिमांड क्या होगी, वो आएगी मोर इलास्टिक ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तो। अगर लेस इलास्टिक कब होगी तो फ्यू सब्स्टिट्यूट होंगे। अगला पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, कंज्यूमर के बजट में अगर गुड्स वो हाई प्रपोर्शन है कंज्यूमर स्पेंडिंग तो मोर इलास्टिक में आएगा, लेस में अगर कम प्रोपोर्शन में आएगा। अगर नेचर ऑफ कमोडिटी लग्जरी गुड है तो मोर में आएगा, नेसेसिटी है तो लेस में आएगा। फिर अगला आता है नंबर ऑफ यूजेस, मल्टीपल यूजेस तो मोर इलास्टिक, पर्टिकुलर और सम स्पेसिफिक यूज है तो लेस इलास्टिक। अगला टाइम पीरियड के बेसिस पे, लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए तो मोर इलास्टिक है, कोई लॉन्ग रन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं उसको, अगर शॉर्ट टर्म डिमांड तो लेस इलास्टिक। अगला था इमीडिएट और लेटर यूज, अगर इमीडिएट अभी यूज करना है और लेटर, लेटर यूज के लिए मोर इलास्टिक, इमीडिएट यूज के लिए लेस इलास्टिक। कंज्यूमर की हैबिट, अगर हैबिचुअल नहीं है तो मोर इलास्टिक है, अगर हैबिचुअल है तो लेस इलास्टिक है। टाइट डिमांड, ऐसी डिमांड जो दूसरी डिमांड पर डिपेंड करती है। गुड्स आर अगर टाइड टाइड नहीं है गुड्स तो मोर, अगर टाइड है, टाइड है ना तो लेस। प्राइस का लेवल मीडियम रेंज और एवरी एक्सपेंसिव वेरी चीप, ठीक है। प्राइस अगर प्राइस लेवल का मीडियम रेंज में मोर, वेरी एक्सपेंसिव चीप है तो लेस,
ठीक है, इसी के साथ अपना डिमांड वाला पोर्शन एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डिमांड के सारे हो गए, बट एक और है क्या यार, देखते हैं। यहाँ भाई है, एक और है, वो कौन सा है? पॉइंट लास्ट पढ़ लिए, आर्क पढ़ ही ली थी अपन ने, पढ़ ली थी ना। अगला है इनकम। इनकम, हाँ अब डिमांड वाला भाई कंप्यूटर नहीं में आ रहा है। यस, इनकम लास्ट डिमांड पढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा ब्रेक दूंगा। इनकम लास्ट डिमांड में क्या था? इनकम लास्ट डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे पहला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम का फॉर्मूला है, इनकम के कारण डिमांड में क्या चेंज आया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इसके बाद थोड़ा और डिटेल में पढ़ते, रिलेशनशिप बिटवीन टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इफ द proportion of income spent on a good remain the same as income increases, the income last year good equal to 1। अगर किसी गुड्स पे आप अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हो, वो सेम ही है, अगर आपकी इनकम बढ़ने पर भी आप उस कमोडिटी पे सेम जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च कर रहे हो, तो वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, यूनिट इलास्टिक। अगर प्रोपोर्शन इनकम से इंक्रीज करते, अगर आपकी इनकम बढ़ती है और किसी उस गुड पे और आप इंक्रीज करते हो अपना खर्चा, तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो मोर इलास्टिक। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिक्रीज, इनकम बढ़ने पर भी कम खर्चा कर रहे हो, तो ये इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, द डिमांड फॉर इनकम इलास्टिसिटी गुड राइजेस बट सब्सटेंशियली स्लो कंपेयर्ड टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। Necessities such as food and medicine tend to be income inelastic रहती है। अब देखो, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड सभी नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगी? इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, इंफीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव होगी, लग्जरी गुड्स के लिए ग्रेटर देन 1 होगी, और जो नेसेसिटी गुड्स है ना उनके लिए लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक भी हो गई एक तरीके से। ठीक है, अगली बात करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस ऑफ डिमांड, द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो डिमांड पर्टिकुलर कम्युनिटी को चेंज हो रही क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स चेंज हो रहे हैं। सब्स्टिट्यूट वाला केस है, गुड्स में आधे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, हेलो, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। जिसकी डिमांड चेंज हो रही है ना उसको तो ऊपर, और जिसकी प्राइस में चेंज हो रही है उसको नीचे। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या है इसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ये तो है, एक की डिमांड दे रखी है, एक की आपको प्राइस दे रखी होगी, ये तो और क्या होगा। ठीक है, फिर देखो इसलिए थोड़ा बताते हैं आपको और आगे। In case of the cross price demand, the sign plus or minus is very important. इसमें plus or minus का sign important होगा मेरे भाई। It tells us whether two goods are complementary or substitute. Substitute में positive होएगा, बताइए। When two goods X and Y are substitute है, ठीक है, तो cross price डिमांड है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट केस में पॉजिटिव रहती है, हाँ पता ही यार। अगर दो गुड्स का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इनफाइनाइट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इनफाइनाइट क्लोज इलास्टिसिटी। अगर दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ना वो पॉजिटिव और लार्ज रहेगी। और दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, तो क्रॉस में भी पॉजिटिव और स्मॉल ले सकती है। दो गुड्स टोटली अनरिलेटेड, अता पता ही नहीं,
तो उस केस में जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगला, तो कॉन्सेप्ट टाइप क्रॉस डिमांड वो यूजफुल है मैनेजर के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लीमेंट विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्रॉस द फर्म कैन प्लान पॉलिसी और सेफर अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन। ठीक है भाई, बोलेंगे इतना ज्ञान मत दे यार सर। हम्म, और चलो इसी के साथ ही अपना ये पूरा हुआ। एक वो एडवर्टाइजमेंट और डिमांड फोरकास्टिंग वाला बच गया आपका, उसकी और मैं देखो फाइल निकालता हूँ। आज आपका लेक्चर में रात को 11 बज रही है तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ना है मैं तो, कितना ही टाइम हो जाए हम पढ़ेंगे सर, कुछ भी हो जाए। और भाई कहाँ गया डिमांड मेरा। तो चलिए अगले है अपनी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। जो अपनी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इसका मतलब है, so at the advertising elasticity of demand measures the percentage change in demand that occurs given a 1% change in advertisement expenditure. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज करने के कारण डिमांड में क्या चेंज आया, ये टिपिकली पॉजिटिव होती है। हायर द वैल्यू एडवर्टाइजिंग ग्रेटर द डिमांड, जितने अपन करेंगे एडवर्टाइजिंग उतनी मिलेगी डिमांड। जीरो इन्फिनिटी के बीच में होती है ये। ठीक है, अगर जीरो है, डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑल इंक्रीज, जीरो तो कोई इंक्रीजमेंट नहीं आया। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन है, डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। अगर वन है, डिमांड इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन इंक्रीज। ग्रेटर देन वन, द डिमांड इंक्रीज एट हायर रेट, द इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है। आगे की स्लाइड निकालता हूँ मैं आपके लिए। अगली बात आती है अपने पास डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, आगे क्या होने वाला है वो। देखो, फोरकास्टिंग और डिमांड इज द आर्ट एंड साइंस है प्रेडिक्टिंग प्रोबेबल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस और फ्यूचर डेट में क्या होने वाला है। ठीक है, इसकी क्या क्या मेथड है वो देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है।
देखो इसमें है टाइम पीरियड के बेस पे शॉर्ट टर्म, डिमांड फोरकास्टिंग यूजफुल क्यों है? तो जो गुड फोरकास्ट है वो हेल्प करते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए, प्लानिंग प्रोसेस, सिलेक्शन कैपेसिटी एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। ये सबके लिए जरूरी है, इंडिविजुअल के लिए, नेशनल के, इंटरनेशनल लेवल के लिए, हर में, ठीक है। तो इसके टाइप्स ऑफ फोरकास्ट है, मैक्रो लेवल की फोरकास्टिंग, फिर इंडस्ट्री लेवल की, फिर माइक्रो लेवल की। मैक्रो में आता है नेशनल इनकम एंड जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री लेवल में आता है डिमांड फॉर सीमेंट इन इंडिया, और फोरकास्टिंग में क्या आता है डिमांड फॉर एसीसी सीमेंट, मतलब माइक्रो लेवल पे। फिर टाइम पीरियड के बेस में आता है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आता है इट इज डन यूजुअली फॉर 6 मंथ, लेस देन 1 ईयर के लिए जो फोरकास्ट है शॉर्ट टर्म, और मोर देन 1 के लिए जाती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। चल यार जल्दी आ जा। हाँ, फिर आता है मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें आता है पहला सर्वे ऑफ बाय इंटेंशंस, द मोस्ट डायरेक्ट मेथड आस्क कस्टमर व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय। सीधा जाके पूछ लेते कस्टमर को आपको ये चाहिए क्या, आपको ऐसा साबुन चाहिए जो अपने आप ही चल के आपको सही के लगा दे, ऐसा कोई ये सर्वे हुआ इस साबुन को बता दूंगा तो। फिर आया सर्वे में भी कंडक्ट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कंप्लीट एनुमरेशन मेथड और सैंपल सर्वे मेथड। कंप्लीट एनुमरेशन में आता है वेयर नियरली ऑल पोटेंशियल कस्टमर इंटरव्यूड अबाउट देयर फ्यूचर परचेज प्लान, ठीक है। सैंपल सर्वे मेथड अंडर विच ओनली chosen सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इंटरव्यू, ठीक है कोई बात नहीं, पता है तो हमें, ये तो बचपन से पता है। अगला आता है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट्स अप्रोच। कलेक्टिव ओपिनियन के क्या नाम है, सेल्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट अप्रोच। इसके अंदर सेल्स मैन है वो खुद जाके पता लगाता है, और क्या पता लगाता है तो आपको ही पता है। अगला क्या है, अगला एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इन जनरल जो प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट है हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द न्यूमरस वेरिएबल्स दैट अफेक्ट डिमांड। एक्सपर्ट केयरफुली डिजाइन क्वेश्चनरीज, एक्सपर्ट आर आस्क्ड टू प्रोवाइड फोरकास्ट एंड रीजन फॉर देयर, एक्सपर्ट से पूछते हैं। बाद में आता है स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें क्या अपन ग्राफ वगैरह का यूज करते हैं। फिर आता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, इसमें आता है फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करते हैं कंडक्टिंग मार्केट स्टडीज, ठीक है। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, एक्चुअल थ्रू कंट्रोल्ड मार्केट कंडीशन, उसको मार्केट एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट मेथड भी बोलते हैं। बैरोमेट्रिक में क्या है, ये क्या है मेट्रोलॉजी है। बैरोमीटर यूज करते हैं फोरकास्ट से वेदर, इकोनॉमिक्स यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर टू फोरकास्ट ट्रेंड इन बिजनेस एक्टिविटी। This information is then used to forecast demand, respect of product to note the actual quantity demand. For the purpose of indexing relevant economic indicators is constructed. Moment indicator are used to basic forecasting like ठीक है भाई, इजी है तो कुछ, ठीक है। तो अपन ने जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आपको मैं पूरा कराऊंगा ये चैप्टर, तो मैंने आपको पूरा करवाया। अब भाई 11:15 हो रही है, अब ये टाइम मैंने आपके लिए निकाला जैसे कैसे करके। मैंने देखो आपको क्या क्या करवा दिया, मैंने आपको डिमांड का पूरा ए टू जेड बता दिया। जो आपके पेपर में तो कितने नंबर का आ जाएगा, कम से कम आएगा 8 से 9 नंबर का मैंने कवर करा दिया आपको। जो और बचा वो कल कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपको भी मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिए, मैं आपको भेज दूंगा पक्का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।